हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम। तो बच्चों, कल अपन ने एनिमल किंगडम स्टार्ट करा था और उसमें शुरुआत में हमने ये देखा था कि एनिमल किंगडम को भी हम फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। अब उसमें फिर वो फाइलम की हम बात करें या फाइलम को फर्दर, हर फाइलम को जो हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं उन क्लासिफिकेशंस की हम बात करें बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि भाई इन क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो वहां पर हमने देखा था, एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है कि ये जो हम स्टडी करते हैं बच्चों लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी वेरिएशंस हैं कि हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को या अलग अलग एक एक स्पीशीज को अलग अलग पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर हम ये स्टडी आसानी से नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये स्टडी हो जाएगी हमारी। तो इस स्टडी को आसान बनाने के लिए, लिविंग वर्ल्ड की स्टडी को आसान बनाने के लिए ही टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है कि भी हाँ, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हम एक ग्रुप में रखकर उनको एक साथ पढ़ लें, अलग अलग पढ़ने की जगह। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन की नीड। फिर एनसीईआरटी ने बोला कि एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसमें कुछ फैक्टर्स, कुछ क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं जिनके बेसिस पर वो क्लासिफिकेशन होती है बच्चों। तो वो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की जाती है, वो देखना हमने स्टार्ट किया था। और उनमें जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया था बच्चों जिसके बेसिस पर हम एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कल के लेक्चर में कि एनिमल किंगडम में आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे बच्चों, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो होंगे तो मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर में भी जो सेल्स प्रेजेंट है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। क्या वो सिर्फ लूज सेल के कलेक्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, या वो टिश्यूज के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, या ऑर्गन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, या ऑर्गन सिस्टम जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। उस बेसिस पर हमने 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। जो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था सेलुलर लेवल, उसमें मैंने आपको बोला था कि इट इज फाउंड ओनली इन फाइलम पोरिफेरा। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल जो है प्लेटिहेल्मिन्थीज। और जो फोर्थ लेवल था बच्चों वो बाकी के फाइलम में मिलता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। और फिर इसी में एनसीईआरटी ने आगे ऑर्गन सिस्टम के अंदर ही आपको बता रखा था कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर भी हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। तो एक तरह से एनसीईआरटी ने ये जो आपको फर्स्ट क्राइटेरिया दे रखा था क्लासिफिकेशन का, इस फर्स्ट क्राइटेरिया में एक तरह से 3 क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दिए एक साथ जिनके बेसिस पर एनिमल किंगडम क्लासिफाई होती है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको 2 प्लान्स समझाए थे बच्चों, एक तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। आई थिंक वो भी आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, है ना। यहाँ पर ये देखो, ये बना रखा है अपन ने कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का ये एक एग्जांपल है जिसमें एक ही ओपनिंग होगी यदि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो इनकम्प्लीट या ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान उसको हम बोलते हैं, और यदि 2 ओपनिंग है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान उसको बोला जाता है बच्चों, है ना। तो वो भी अपन ने एग्जांपल्स देख रहे थे कि भाई किसके अंदर इनकम्प्लीट मिलेगी, किसमें कंप्लीट मिलेगी। तो इनकम्प्लीट में जो एग्जांपल्स हमें याद रखने होते हैं वो 3 याद रखने होते हैं बच्चों, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। उसके ऊपर के जितने भी फाइलम हैं उन सब में आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा। और जो फाइलम पोरिफेरा उसमें हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती ही नहीं है बच्चों, तो वहां पर ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी बच्चों हमने 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम देखे थे, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और वहां मैंने आपको बताया था कि हमें याद रखना है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स को। और 3 एग्जांपल्स मैंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताए थे, फाइलम एनेलिडा एक्सेप्ट लीचेस, क्लास सेफेलोपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का एंड फाइलम कोडेटा एक्सेप्ट यूरोकोडेट्स। ये 3 याद रखो, बाकी सब में ओपन होता है या होता ही नहीं है। जो शुरुआत के 5 फाइलम थे उनमें हम कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे विच इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, और वो है सिमेट्री। सिमेट्री बहुत आसान वर्ड है बच्चों, बहुत आसान टर्म है, बचपन से आप सुनते और देखते हुए आ रहे हो, उसको पढ़ते हुए आ रहे हो। ज्योमेट्री में भी आप सिमेट्री पढ़ते हो बच्चों लोअर क्लासेस में। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल हाफ्स में, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकें तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है।
सेम चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होगी। यदि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो या दो से ज्यादा इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पा रहे हैं किसी प्लेन या एक से ज्यादा प्लेन्स के थ्रू, तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिकल है। जब हम सिमेट्री के लिए प्लेन्स का सिलेक्शन करते हैं कि भाई हमें किस प्लेन के थ्रू बॉडी को डिवाइड करना है, तो ये प्लेन्स जो हैं बच्चों ये सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सेंटर से पास नहीं करोगे तो फिर तो इक्वल हाफ्स वैसे भी नहीं मिल सकते आपको। तो अभी जितने भी हम डेफिनेशंस देखेंगे बच्चों यहाँ पर सिमेट्री की, वहां पर जितने भी हम प्लेन्स यूज कर रहे हैं कि प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी, वो कहां से पास होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो यदि कोई भी प्लेन जो बॉडी के सेंटर से, जैसे ये मेरी बॉडी का सेंटर है, यहां से ऊपर से लेकर नीचे ऐसे एक प्लेन यदि पास हो तो दो इक्वल हाफ्स मेरी बॉडी के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ह्यूमंस की बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है। अब यहां पर जो टर्म्स यूज में आते हैं वो समझना बच्चों, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। पहले समझो, पहला वर्ड है असिमेट्रिकल। ऐसा कोई भी प्लेन नहीं हो जिसके थ्रू बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, किया ही नहीं जा सकता है ना। हमने सारे प्लेन ट्राई करके देख लिए सेंटर से पास होते हुए, या वैसे भी सारे ट्राई करके देख लिए, और हमने क्या देखा कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, वो ऑर्गेनिज्म असिमेट्रिकल है। जो मेनली किस फाइलम के अंदर देखने को मिलते हैं आपको, फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं बच्चों फाइलम में, एडवांसमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। फाइलम पोरिफेरा सिंपलेस्ट फाइलम भी है, मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम भी है, और वो मोस्टली असिमेट्रिकल होता है। कुछ एक एक्सेप्शंस वहां पर ल्यूकोसेरेनिया वगैरह ऐसे हैं जिनमें आपको सिमेट्री मिलेगी, लेकिन मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं बच्चों दे आर असिमेट्रिकल। तो आपको तो इन जनरल याद रखना है कि इन जनरल यदि कोई आपसे पूछे कि स्पॉन्जेस को आप सिमेट्रिकल कैटेगरी में रखोगे या असिमेट्रिकल में, तो यू विल कीप देम इन असिमेट्रिकल। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, फिर दूसरा टर्म सिमेट्री के रेस्पेक्ट में बाइलेटरल सिमेट्री। यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही प्लेन जो कि उसकी बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है, वो सेंटर से ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है ना, लेकिन एक ही प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो रही हो और किसी प्लेन के थ्रू नहीं हो रही हो, तो हम कहेंगे उसकी बॉडी बाइलेटरली, क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। जैसे हमारी देखो, एक प्लेन तो हमारा क्या हो सकता है, ऐसे हमारी बॉडी को काटे हम राइट हाफ लेफ्ट हाफ में, तो इसके थ्रू तो इक्वल हाफ्स में होगी। दूसरा प्लेन क्या हो सकता है, ऐसे, इस तरीके से, है ना, ऐसे काट रहा हूं मेरी बॉडी को, इधर का हाफ, आगे का हाफ, पीछे का हाफ, लेकिन ये जो आगे और पीछे के हाफ हैं क्या एक जैसे हैं, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और कोई सा भी प्लेन ऐसे टेढ़ा करके देख लो, ओब्लिक प्लेन ले लो, तो भी हम इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये ही एक प्लेन है बच्चों जिसके थ्रू हमारी बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ये सजाइटल प्लेन कहलाता है बच्चों। अभी आपको इसके रिक्वायरमेंट नहीं, कोई आपसे नहीं पूछने वाला, सिर्फ सुन लो, ये सजाइटल प्लेन, ये कोरोनल प्लेन कहलाता है। तो सजाइटल प्लेन के थ्रू ही हमारी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिविजिबल है और किसी प्लेन के थ्रू नहीं है। जब ये प्लेन सेंटर से पास होता है तो राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ्स में हमारी बॉडी डिवाइड हो जाती है। इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको हम, बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर यहां तक, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा टर्म जो हमें सिमेट्री में याद रखना होता है वो होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन यूज कर सकते हैं, और वो होता है बच्चों कोई भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मान लो एक बिल्कुल गोल, है ना, बिल्कुल राउंड एक फुटबॉल है बच्चों हमारे पास। अब इस फुटबॉल को मैं, एक प्लेन बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है तो भी इक्वल हाफ्स हो गए, इस प्लेन के थ्रू डिवाइड करूं तो भी मेरे को ऊपर का और नीचे का दो बराबर हाफ मिल जाएंगे बच्चों। इस प्लेन के थ्रू डिवाइड करूं तो ये और ये इक्वल हाफ मिल जाएंगे बच्चों। इस प्लेन के थ्रू डिवाइड करूं तो वो और ये इक्वल हाफ मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई भी प्लेन, सुनना ध्यान से, एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो इफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, किसी भी प्लेन के थ्रू जो उसकी सेंटर से निकल रहा है, यदि उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिविजिबल है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज रेडियल सिमेट्री एंड द ऑर्गेनिज्म विल बी टर्म्ड एज रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। और अभी हम एनिमल पढ़ रहे हैं तो एनिमल बच्चों।
ठीक है, अब ये 3 टर्म तो आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, तो इनको तो अपन पढ़ लेते हैं। फिर एक टर्म और बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है और एनिमल किंगडम में मिलता है बच्चों। ठीक, तो पहले इसको देख लेते हैं। सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस, है ना, यहां पर आ गया ये, स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल के एग्जांपल में हम कौन सा फाइलम रखते हैं? फाइलम पोरिफेरा, जो सबसे पहला फाइलम होता है। पोरिफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं बच्चों। That is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. फिर दूसरी सिमेट्री कौन सी यहां पर एक्सप्लेन कर रखी है एनसीईआरटी ने? रेडियल सिमेट्री बच्चों, रेडियल सिमेट्री। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। किस किस में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेडियल सिमेट्री को तो 5 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। सिमेट्री से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं आपसे बच्चों। सिलेंट्रेट्स के अंदर, टीनोफोर्ड्स के अंदर बच्चों, एकाइनोडर्म्स के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा बच्चों। फिर तीसरी बाइलेटरल सिमेट्री, जो भी मैंने आपको समझाई थी, जो हमारे अंदर भी मिलती है बच्चों। तो एनिमल्स लाइक एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एटसेट्रा वेयर द बॉडी, तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी में क्या होगी? बाइलेटरल, डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। अब यहां पर जो मैंने बोला था आपको, मैं एक टर्म और बताऊंगा, वो है बाई रेडियल सिमेट्री। क्या टर्म है बच्चों? बाई रेडियल। अभी हमने पढ़ा रेडियल, बाई रेडियल। अब ध्यान से सुनना, देखो, यदि एक ही प्लेन के थ्रू जो सेंटर से पास हो रहा है, यदि बॉडी इक्वल हाफ में डिविजिबल है, वो तो होगी बाइलेटरल सिमेट्री। और एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के थ्रू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, यदि बॉडी इक्वल हाफ में डिविजिबल है, तो वो होगी रेडियल सिमेट्री। लेकिन मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो ऐसे प्लेन हैं, देयर आर टू प्लेन्स, सुनना, देयर आर टू प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। ऐसे दो प्लेन हैं जो सेंटर से पास होने पर बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, तो फिर उसको क्या बोलोगे? एक होता तो बायलैटरल बोल देते हैं। अब एक से ज्यादा है लेकिन एनी नहीं है, रेडियल के लिए क्या जरूरी था? किसी भी प्लेन के थ्रू जो सेंटर से पास हो रहा है, बॉडी इक्वल हाफ में डिविजिबल होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एनी प्लेन भी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स नहीं है, सिर्फ दो प्लेन है, तो बायलैटरल में भी नहीं आ रहा, रेडियल में भी नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन आती है बाई रेडियल में, जहां पर दो प्लेन्स के थ्रू विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स। आई बात समझ में? तो ये नया टर्म आप लोग ऐड कर लेना। वैसे मैं जो एडिशनल नोट्स दूंगा बच्चों आपके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, उसमें ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। अभी आप क्या याद रखना, ये जो भी मैंने आपको बायरेडियल सिमेट्री बताई है बच्चों, ये बायरेडियल सिमेट्री आपको एक्चुअली टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलती है, बायरेडियल सिमेट्री। क्लियर है? आगे बात समझ में है ना? तो आई थिंक यहां पर अब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों यहां से। हमने क्या बोला, जो एकाइनोडर्म्स हैं, जैसे एकाइनोडर्म्स के अंदर स्टारफिश आती है बच्चों, हमने उनके लिए क्या बोला? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, है ना? लेकिन इनमें जो लार्वल स्टेज होती है, जो लार्वल स्टेज होती है, वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है बच्चों। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। यदि कोई आपसे पूछे कि भाई एकाइनोडर्म्स की लार्वल स्टेज, स्पेसिफिकली कह रहा है लार्वल स्टेज, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल। अडल्ट स्टेज कह रहा है तो रेडियली सिमेट्रिकल होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। यहां पर सिमेट्री में बच्चों आपको डायग्राम्स भी दे रखे हैं, देखो एनसीईआरटी ने, ये रेडियल सिमेट्री है। हाइड्रा का एग्जांपल आपको दे रखा है, किसी भी प्लेन के थ्रू आप इसको काटोगे तो आपको सेंटर से पास होना चाहिए प्लेन, मेन कंडीशन ये है, तो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। यहाँ पर क्रैब का एग्जांपल आपको दे रखा है, बायलैटरल सिमेट्री है, सिर्फ एक ही प्लेन है जिसके थ्रू दो इक्वल हाफ्स में इसकी बॉडी डिविजिबल है बच्चों, है ना? फिर आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, और वो क्या है? नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, जिसके बेसिस पर दो कंडीशंस होती है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स जिसके बेसिस पर दो कंडीशंस होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। क्या होती है देखते हैं बच्चों, पानी पी लें एक बार। आप लोग भी बेटा पानी खूब पिया करो। बॉडी और दिमाग हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहती है।
चलो, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा जर्म लेयर्स क्या होती है। उसको कैसे समझेंगे, अभी बिल्कुल सिंपल वे में समझो। 12th क्लास में अब अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट लेक्चर है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू करेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन भी समझाऊंगा। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन वहां पर मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो वहां पर हम देखेंगे कि 3 तरह की जर्म लेयर्स होती है। टिश्यू वाले चैप्टर में भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर भी जर्म लेयर्स की बात होती है बच्चों। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर्स होती है बच्चों? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना। ये 3 जर्म लेयर्स होती है। अब ये जर्म लेयर्स है क्या, सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं हम इन जर्म लेयर्स को? जब भी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। फ्यूजन के बाद सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिप्लॉयड होता है। अब वो जाइगोट माइटोटिकली यानी कि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होना चालू करता है, यानी कि वापस से कैसी सेल्स बनाएगा? डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा। तो जाइगोट बना, यहां पर समझ लेंगे, नीचे अपने पास स्पेस है, यहां पर ये एक जाइगोट बना बच्चों। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, ये 2 सेल बन गई। इसके बाद इस तरह से ये डिविजन्स चलते जाएंगे और मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंपल वे में समझा रहा हूं, है ना, सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं ये सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं। वास्तव में एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्चुअलिटी के लिए एक सिंबॉलिक डायग्राम, है ना, समझने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। मास ऑफ सेल बन गया, मतलब अभी क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है, इससे अल्टीमेटली एक न्यू बोर्न बेबी का जन्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बेबी बन जाएगा। अपन मान लो ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहां पर देख रहे हैं। अब लेकिन बॉडी पार्ट्स बनने के पहले, बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पर हाथ पैर सारे ऑर्गन्स अंदर के, वो बनने के पहले क्या होगा, ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है बच्चों, शुरुआती सेल्स का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स 3 तरह की सेल्स में पहले मॉडिफाई होगा। 3 लेयर्स बना लेगा ये, है ना। मान लो एक लेयर, अब अलग अलग कलर बना लेंगे, इनमें से कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाएगी और वो एक लेयर बना लेगी। ठीक है, और ये लेयर क्या कहलाएगी अपनी? फॉर एग्जांपल मान लो एंडोडर्म, क्या कहलाएगी? एंडोडर्म। फिर कुछ और सेल्स मॉडिफाई हो गई और मॉडिफाई होकर उन्होंने इसके ऊपर दूसरी लेयर बना ली। अब इन सेल्स में क्योंकि आपस में कुछ डिफरेंस है इसीलिए अलग अलग कलर से अपन लेयर बना रहे हैं, लेकिन एक लेयर की जो सेल्स है वो सब आपस में सेम है। अब इसको अपन ने नाम दे दिया मीजोडर्म, और बाकी की जो सेल्स है वो एज इट इज रह जाएगी, मतलब वो एक तीसरी लेयर बना लेगी। और इनको अपन ने नाम दे दिया, इस लेयर को अपन ने नाम दे दिया बच्चों एक्टोडर्म। अब क्या होगा, ये एक तरह से क्या है? प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब शुरुआती स्टेजेस में जो सेल्स है उन्हीं में इनको हम काउंट करेंगे। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स बनी हैं, हर एक जर्म लेयर से कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम नर्वस टिश्यू की बात करें बच्चों, तो नर्वस टिश्यू किससे बनेगा? पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बनेगा। यदि हम कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू की बात करें बच्चों, तो पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू मेसोडर्म से बनेगा। यदि बच्चों हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, कवरिंग स्किन वगैरह की हम बात करें, तो वो तीनों से बन सकती है। कई जगह पर एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से बनता है, कुछ जगह पर मेसोडर्म से बनता है और कुछ जगह पर एंडोडर्म से बनता है। तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी के जब बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स बनते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके पहले जो एम्ब्रियो होता है उसकी जितनी भी सेल्स होती है वो 3 तरह की सेल्स में पहले मॉडिफाई हो जाती है। और हर तरह, ये जो 3 तरह की सेल्स बन रही है, हर एक तरह की सेल्स के कलेक्शन को एक जर्म लेयर बोला जाता है। तो 3 तरह की जर्म लेयर्स बनती है हमारे अंदर। लेकिन एनिमल किंगडम में कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जहां पर 2 ही जर्म लेयर्स होती है। कौन कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म नहीं होती। तो जिनके अंदर 2 होगी हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन होती है बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। और जिनमें तीनों जर्म लेयर मिलती है बच्चों उनमें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। डिप्लो रेफर्स टू 2, ट्रिप्लो रेफर्स टू 3।
क्लियर है? आगे बात समझ में। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आप याद रख लो कहां से स्टार्ट होती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के पहले के जो फाइलम हैं बच्चों, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगी। अब एक चीज और बता दूं, अभी तक नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं या एनसीईआरटी जो मानकर चलती है या एनसीईआरटी के हिसाब से हम लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो फाइलम पोरिफेरा में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मानी जाती है। ज्यादातर किताबें भी यही आंसर देती है। लेकिन ज्यादा कंसेप्चुअली मैं बात करूं और मान लो स्पेसिफिकली कभी क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना बच्चों कि जो फाइलम पोरिफेरा है उसमें जर्म-लेयर डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एक्चुअली अब्लास्टिक कंडीशन वहां पर होती है। जो जर्म-लेयर्स की बात है वो फाइलम सिलेंट्रेटा से एक्चुअली स्टार्ट होती कायदे से देखा जाए तो। लेकिन अभी आप लोग ये तो कब याद रखना है आपको, जब ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाए आपको तो फिर वो इसका मतलब गलत नहीं है। जिसने फिर वो क्वेश्चन बनाया उसको ये इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, तभी वो ये ऑप्शन डालेगा। इस तरह का ऑप्शन डालेगा ही नहीं तो कोई, जिसको पता होगा वही डालेगा और जो वो आंसर चाहता होगा वही डालेगा। यदि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं तो फिर आप क्या मान के चलोगे, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के पहले की जो 3 फाइलम है बच्चों, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर लास्ट तक आपको क्या मिलेगी बच्चों, कौन सी कंडीशन मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगी। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सुनना। आपको ऐसा पहला फाइलम बताना है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन विद रेडियल सिमेट्री मिलती है। ऐसा फाइलम बताओ पहला, द फर्स्ट फाइलम इन विच बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। कौन कौन सी चीजें साथ में प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी, रेडियल सिमेट्री भी है। अब कैसे करोगे इसको सॉल्व? रेडियल सिमेट्री अपन ने 3 के अंदर देखी थी बच्चों, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा। अब मैंने क्या बोला, आपको ऐसा पहला फाइलम बताना है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी आ गई और रेडियल सिमेट्री भी आ गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में मिलती है? नहीं मिलती, तो वो एक्सक्लूड हो गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन चालू प्लेटीहेल्मिन्थीज से हो रही है। अब हम देखेंगे क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज में, अब प्लेटीहेल्मिन्थीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन तो है, अब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, वो पहला फाइलम हमें उठाना है। कौन सी? रेडियल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बायलैटरल सिमेट्री, एस्केल्मिन्थीज में बायलैटरल सिमेट्री बच्चों, है ना। इसके बाद फिर अर्थ्रोपोडा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री, मोलस्का में बायलैटरल सिमेट्री, फिर एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब क्या है, एकाइनोडर्मेटा वो पहला फाइलम है जिसमें दोनों कंडीशंस एक साथ देखने को मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन विद रेडियल सिमेट्री। आया नहीं आया समझ में? इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मिक्स क्वेश्चंस, एक से ज्यादा फैक्टर्स को बेसिस को मिक्स कर कर भी यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन समझ में आ गई होगी, और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी जर्म-लेयर जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एक बार अब इसकी रीडिंग लगा लेते हैं जो एनसीईआरटी के लिए। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm are called diploblastic animals. Example coelenterate। आप यहाँ पर एक और एग्जांपल ऐड कर लेंगे, फाइलम देखो है ना, यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, टीनोफोरा मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन टीनोफोरा भी आएगा। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। अब बेटा देखो यहाँ पर जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया उसमें अपन ने क्या बोला कि भाई 3 लेयर्स बन रही है सेल्स की, बीच वाली क्या है, मीजोडर्म है बच्चों। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लेयर तो होती है लेकिन सेल्स की लेयर नहीं होती। असेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर, है ना, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल्स से बनी हुई लेयर होती है। मेनली किसकी बनी हुई होती है बच्चों, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई, म्यूकोप्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस म्यूकोप्रोटीन से बनी हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोग्लिया। तो ये एक तरह से इवोल्यूशन को शो कर रहा है कि जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें 2 जर्म लेयर और मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया। मीजोडर्म तो सेल्स की लेयर हो गई, मीजोग्लिया नॉन सेल्यूलर लेयर हो गई, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई लेयर हो गई। लेकिन जैसे जैसे फिर हम ऊपर जा रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया कि ये जो मीजोग्लिया वाली लेयर है बच्चों, इस मीजोग्लिया वाली लेयर को रिप्लेस कर दिया सेल्स की लेयर ने, जिसको हमने क्या बोला, मीजोडर्म बोला। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये मीजोग्लिया टर्म हमें याद रखना है। वैसे अभी हम जब अलग अलग फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एक एक करके जब सारे फाइलम पढ़ेंगे तो वहां पर ये मीजोग्लिया वर्ड वापस आ जाएगा। फाइलम सिलेंट्रेटा में वहां अगले अलग से मेंशन होगा कि भाई 2 ही जर्म लेयर मिलती है और दोनों जर्म लेयर के बीच में एक असेल्यूलर यानी कि नॉन सेल्यूलर लेयर होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया।
बाकी जिनमें तीनों मिलेगी उनको आप क्या बोलोगे बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलोगे। कहां से, देखो साफ साफ लिख रखा है एनसीईआरटी ने, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स जितने भी फाइलम हैं वो सब क्या है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। नेक्स्ट और सबसे डिफिकल्ट जो क्राइटेरिया लगता है बच्चों को, बच्चों है ना, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आती है बच्चों को, बच्चों वो कौन सा क्राइटेरिया है, सिलोम। इसको समझने में ज्यादातर मैंने देखा है कि हर साल स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बहुत आसानी से इसको हम समझेंगे, सिंपल वे में समझेंगे। सिलोम का मतलब जहां भी सिलोम आ जाए वो होता है बॉडी कैविटी। लेकिन जब हम बायोलॉजी में सिलोम की बात करते हैं, वो भी पर्टिकुलरली एनिमल किंगडम में, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में जब भी सिलोम वर्ड का यूज किया जाएगा, कुछ अलग से मेंशन नहीं है, आप क्या मान के चलोगे, हम ट्रू बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं। देखो सिलोम एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब कैविटी, कोई भी एक कैविटी सिलोम कहलाता है, बॉडी कैविटी। लेकिन जब हम एनिमल किंगडम में सिलोम की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर जो ट्रू बॉडी कैविटी है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ज्यादा बेटर वर्ड होता है यू सिलोम, EUCOELOM। सिलोम के आगे EU में लगा दूं यू, तो उससे तो फिर बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगा, हम ट्रू बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं। जहां जहां भी बायोलॉजी में ट्रू डिनोट करना होता है, हमें रियल डिनोट करना होता है, ट्रू डिनोट करना होता है, तो वहां यू वर्ड हम यूज कर लेते हैं बच्चों। लेकिन फिर भी यदि यू सिलोम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सिलोम लिखा हुआ है, तो भी आप यही मानकर चलोगे कि ट्रू बॉडी कैविटी की बात की जा रही है एनिमल किंगडम के अंदर। अब एनिमल्स के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है क्या? आप ट्रू बॉडी कैविटी को ट्रू कब बोलोगे? यार ये जो कैविटी ये ट्रू है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा बार बार कि ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी? देखो बॉडी कैविटी कोई भी होलो चीज जो बॉडी के अंदर है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ बॉडी कैविटी। तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो भी तो होलो है अंदर से। हमारे इंटेस्टाइन्स भी तो होलो है अंदर से, स्टमक भी तो होलो है। तो यदि मैं इनको भी सिलोम मान लूं तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमारी एलिमेंट्री केनाल की कैविटी हमारी सिलोम नहीं है। इसीलिए मैंने क्या बोला, सिलोम वर्ड जब एनिमल किंगडम में यूज कर रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट्स ट्रू बॉडी कैविटी। अब ट्रू बॉडी कैविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो बेटा ट्रू बॉडी कैविटी को डिफाइन करने में दो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक ये दोनों साथ में फुलफिल नहीं हो रहे, वो बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं कहलाएगी। अब ये दो क्राइटेरिया ट्रू बॉडी कैविटी के कौन कौन से हैं, अगेन इनको हम एक सिंपल से डायग्राम से समझेंगे, वहां से आपको सिलोम समझ में आ जाएगी बच्चों, है ना। मान लो ये किसी एनिमल की बॉडी वॉल है, जैसे हमारी ये बॉडी वॉल है बाहर की, एक्सटर्नल कवरिंग है ना, और बीचों बीच क्या है बच्चों, एलिमेंट्री केनाल। दिस इज व्हाट, एलिमेंट्री केनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये क्या है, बॉडी वॉल है ना। कैसे दिख रही है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये इसकी बॉडी वॉल है, इसके बीचों बीच इसके एलिमेंट्री केनाल है, मैंने इसको ऐसे काटा और ऐसे करके दिखा रहा हूं। अब तो आ गया समझ में? या हमें भी ऐसे करके काट के ऐसे दिखाऊंगा मैं, तो बीचों बीच तो एलिमेंट्री केनाल है, बाहर बॉडी वॉल है। क्लियर? अब यदि किसी एनिमल की बॉडी में उसकी बॉडी वॉल और उसकी एलिमेंट्री केनाल के बीच में ये जो स्पेस है, यदि ये होलो है, इन दोनों के बीच में यदि कोई होलो स्पेस है, ये तो पहला क्राइटेरिया। तो ट्रू बॉडी कैविटी इज अ बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री केनाल एंड बॉडी वॉल। किसके बीच में होनी चाहिए कैविटी? एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वॉल के बीच में होनी चाहिए। एलिमेंट्री केनाल के बीच में भी होलो कैविटी है, इसको हम ट्रू बॉडी कैविटी कंसीडर नहीं करेंगे। किसको करेंगे? जो एलिमेंट्री केनाल और बाहर की बॉडी वॉल के बीच में यदि कोई कैविटी है, वो ट्रू बॉडी कैविटी मानी जाएगी। लेकिन ये सिंगल क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है, साथ में एक और कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन द एलिमेंट्री केनाल एंड बॉडी वॉल, इसमें दोनों तरफ यानी कि एलिमेंट्री केनाल की तरफ और बॉडी वॉल की तरफ भी, दोनों तरफ किसकी कवरिंग होनी चाहिए? मेसोडर्म जर्म लेयर की कवरिंग होनी चाहिए। मतलब बाहर की तरफ भी एक मेसोडर्म जर्म लेयर की सेल्स की लेयर हो और अंदर की तरफ भी मेसोडर्म जर्म लेयर की सेल्स की लेयर होनी चाहिए, तब जाकर ये बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम कहलाएगी। तो सिलोम इज अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट्री केनाल एंड बॉडी वॉल एंड सराउंडेड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। क्या बोलोगे? दोनों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड होती है।
तो उसको हम ट्रू बॉडी कैविटी कहेंगे बच्चों, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मेसोडर्म। ये जो ग्रीन कलर से अपन ने यहां पर बनाई है, दिस इज मेसोडर्म लेयर। तो यहां पर ये जो कैविटी है बच्चों, दिस कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंटल कैनाल इज कॉल्ड एज सीलोम। आया नहीं आया समझ में, क्लियर है। तो देखो ये एनसीईआरटी के डायग्राम है बच्चों। यहां पर बाहर एक्टोडर्म जर्म लेयर है बच्चों, सबसे बीच में यहां पर जो ब्लैक कलर से आपको दिखा रखी है दिस इज एंडोडर्म, सबसे बाहर जो दिखा रखी है आपको दिस इज एक्टोडर्म, है ना। बीच में जो होलो कैविटी दिस इज एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैविटी। अब देखो बीच में एलिमेंट्री कैनाल, बाहर बॉडी वॉल, और इन दोनों के बीच में यहां पर ये है ना, ये एक होलो कैविटी है। ये जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रखी है पूरी क्या है, दिस इज कंप्लीटली व्हाट, दिस इज होलो कैविटी। ये पूरी होलो कैविटी है बच्चों। अब कहोगे ये लाइन क्या है, तो ये सेप्टा है। बीच बीच में पार्टीशन तो हो सकते हैं होलो कैविटी के अंदर, तो ये पार्टीशंस हैं बच्चों। अब आप देखोगे इसमें ये जो होलो कैविटी, इसके अंदर की तरफ भी एक रेड कलर की लेयर है और बाहर की तरफ भी एक रेड यानी कि पिंक कलर की लेयर, जो भी इसमें डायग्राम में आपको कलर दिख रहा है ना, रेडिश पिंकिश कलर है बच्चों। तो ये दोनों लेयर क्या है, मेसोडर्म की लेयर से। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल और आउटर बॉडी वॉल के बीच में कैविटी है, प्लस बाहर भी और अंदर की तरफ बोथ साइड किससे सराउंडेड है, मेसोडर्म से। तो ये क्या कहलाएगी, ट्रू सिलोम या सिलोम। और ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू सिलोम मिलती है उनको हम कहते हैं सिलोमेट। क्या बोलते हैं बच्चों, सिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं उनको, दे आर कॉल्ड एज सिलोमेट एनिमल्स। आया नहीं आया समझ में, क्लियर है ना। अब बीच वाला बाद में समझेंगे, पहले एक और कंडीशन देख लो, असिलोमेट। असिलोमेट कब बोल रहे हैं, बीच में देखो एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी, बाहर बॉडी वॉल है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में आपको कोई कैविटी नहीं दिख रही है। यहां पर बाहर सॉलिड एक्टोडर्म, बीच में बिल्कुल सॉलिड मेसोडर्म, और सबसे अंदर बिल्कुल सॉलिड एंडोडर्म, और बीचों बीच एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कहीं कोई होलो कैविटी नहीं है। तो यदि कोई होलो कैविटी नहीं है बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, और वो मेसोडर्म से, जब कैविटी नहीं है तो मेसोडर्म से सराउंडेड का पॉइंट ही नहीं आएगा। तो होलो कैविटी जब नहीं है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, तो हम कहेंगे वहां पर सिलोम एब्सेंट है। और ऐसे एनिमल्स जिनमें सिलोम एब्सेंट होती हैं, दे आर कॉल्ड एज असिलोमेट। क्या कहलाते हैं, असिलोमेट। अब तीसरी कंडीशन याद रखना बच्चों, वो है स्यूडोसिलोमेट कंडीशन, जो सिर्फ एक ही फाइलम में देखने को मिलती है, दैट इज फाइलम एस्केलमिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज के बाद जो आता है एस्केलमिंथीज, निमेटहेल्मिंथीज जिनको हम कहते हैं, या कॉमन नेम उनका होता है राउंड वर्म्स, एस्केरिस। एस्केरिस वर्म सबने सुना होगा। उनके अंदर कंडीशन देखने को मिलती है स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सिलोम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, इनके अंदर एक्चुअली एक क्राइटेरिया तो फुलफिल होता है लेकिन दूसरा नहीं होता। कौन सा फुलफिल होता है, इनकी जो बॉडी कैविटी है वो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट है, दिख रहा है व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, तो वो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। लेकिन दोनों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड नहीं होती, जबकि मेसोडर्म से सराउंडेड, ये जो बीच बीच में आपको कुछ पाउचेस दिख रहे हैं, मेसोडर्म से सराउंडेड आपको पाउचेस तो मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल पूरी कैविटी दोनों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड नहीं होती। तो मैंने क्या बोला था, ट्रू सिलोम तभी बोली जाएगी जब दोनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल हो रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में होनी चाहिए कैविटी, प्लस दोनों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड हो। यहां पर बीच में तो है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के, लेकिन मेसोडर्म से सराउंडेड पाउचेस तो हैं, लेकिन पूरी की पूरी कैविटी जो है वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड ये नहीं होती या कवर्ड नहीं होती। इसीलिए इसको हम स्यूडो यानी कि फॉल्स सिलोम कहते हैं बच्चों। तो एस्केलमिंथीज के अंदर आपको मिलेगी फॉल्स सिलोम, ठीक है। उसके पहले जो फाइलम है बच्चों उनमें मिलेगी आपको असिलोमेट कंडीशन, यानी कि प्लेटीहेल्मिंथीज में सिलोम नहीं होती। कायदे से बच्चों जो सिलोम का क्राइटेरिया है वो कहां से अप्लाई होना चाहिए, जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिले। तो अगेन कंसेप्चुअली बात करें हम, तो फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा में तो सिलोम की बात ही नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तीन टर्म्स यूज ही नहीं होने चाहिए। लेकिन अगेन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सिलोमेट एनिमल्स, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेंगे तीनों में, क्योंकि ट्रू सिलोम है ही नहीं, सिलोम है ही नहीं। आगे बात समझ में। एस्केलमिंथीज में स्यूडोसिलोम मिलेगी, और एस्केलमिंथीज के ऊपर जितने भी हैं, अब एस्केलमिंथीज के ऊपर कितने हैं, 6 फाइलम हैं आपके। कौन कौन से बच्चों, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। इन 6 के 6 में आपको ट्रू सिलोम कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि ये 6 फाइलम जो हैं अबव एस्केलमिंथीज, एस्केलमिंथीज के बाद के,
स्टार्टिंग फ्रॉम एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, 6 के 6 में सिलोमेट कंडीशन मिलती है, ट्रू सिलोम मिलती है। अब बच्चों ये तो एनसीईआरटी तक की बात होगी, एक बार पढ़ भी लेते हैं, फिर अगेन दो टर्म्स बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्रीवियसली नीट में पूछे गए हैं। तो पहले तो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, गट वॉल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, इसको हम सिलोम कहेंगे लेकिन मेसोडर्म जरूरी है। द बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, यहां पर ऐड कर लेना ऑन बोथ साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा आपको कि सर स्यूडोसिलोम में भी तो मेसोडर्म के पाउचेस तो हैं, तो बोथ तरफ से होनी चाहिए, तब उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सिलोम या सिलोम कहते हैं। जिनमें ये ट्रू सिलोम होती है बच्चों, दे आर कॉल्ड एज सिलोमेट एनिमल्स। मैंने अभी आपको बता दिया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, 6 फाइलम में आपको ट्रू सिलोम देखने को मिलेगी। एग्जांपल्स याद रखने, इसको ऐसे याद रखो कि एस्केलमिंथीज में स्यूडोसिलोम, उसके नीचे सिलोम है ही नहीं, और एस्केलमिंथीज के ऊपर सब में ट्रू सिलोम है, सिंपल। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, जहां पर pouches के फॉर्म में होती है. The animals possessing them are called pseudocoelomates. Example, Aschelminthes. एक और क्वेश्चन बच्चों स्यूडोसिलोम से पूछा जाता है, और वो क्या पूछा जाता है, ये जो स्यूडोसिलोम है ये एक्चुअली डेवलप किससे होती है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, अब ये ब्लास्टोसील क्या बला है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब मैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको समझाऊंगा तो वहां पर बच्चों अपन डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे एम्ब्रियो की, है ना, ब्लास्टुला, मोर्यूला, गैस्ट्रुला, वहां पर ब्लास्टुला स्टेज में अपन ब्लास्टोसील की बात करेंगे। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ब्लास्टुला स्टेज के अंदर एम्ब्रियो की, तो एक्चुअली एम्ब्रियो के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ब्लास्टोसील, उसी ब्लास्टोसील से एस्केलमिंथीज में क्या बनती है, स्यूडोसिलोम बनती है, उसी को रिप्रेजेंट करता है इनका स्यूडोसिलोम। सिर्फ इतना सा याद कर लो कि स्यूडोसिलोम ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, इससे ज्यादा आपसे इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाएगा। लास्टली, जिनमें होती ही नहीं है ट्रू बॉडी कैविटी, दे आर कॉल्ड एज असिलोमेट्स। बच्चों उनको हम क्या कहते हैं, असिलोमेट्स कहते हैं। एग्जांपल देखो, इन्होंने भी प्लेटिहेल्मिंथीज दे रखा है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरिफेरा का नाम नहीं है, कारण सिलोम जो क्राइटेरिया वो कहां से अप्लाई होता है बच्चों, जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलती है। जब तक मेसोडर्म नहीं होगी या जर्मलेट्स नहीं होगी तब तक हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तीनों जर्मलेट्स का होना जरूरी है सिलोम को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बच्चों बात करेंगे, सेकंड लास्ट क्राइटेरिया एनसीईआरटी का, दैट इज सेगमेंटेशन। यहां तक बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सारी चीजें बहुत डिटेल में बता रहा हूं और बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, फिर भी यदि कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। है बेटा कोई डाउट नहीं है ना, चलो। नेक्स्ट बच्चों सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन अगेन, जब हम एनिमल किंगडम में सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो अगेन दो मीनिंग निकलते हैं। देखो सेगमेंट का मतलब तो होता है पार्ट्स, यदि किसी भी एनिमल में पार्ट्स में बॉडी प्रेजेंट है तो वहां पर हम कह सकते हैं सेगमेंटेड है बॉडी। लेकिन जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में हम सेगमेंटेशन वर्ड यूज करते हैं तो ट्रू सेगमेंटेशन की बात करते हैं, और ट्रू सेगमेंटेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है मेटामरिज्म। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको समझा दूं बच्चों। जैसे हम बात करें टैपवर्म की, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज के अंदर सारे फ्लैटवर्म्स आते हैं, उनमें से एक टैपवर्म भी होता है बच्चों। टैपवर्म आपने पढ़ा होगा पहले, थोड़ा सा इस तरीके का प्राणी होता है एक, है ना, इस तरह से बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें। अब देखा जाए तो ये जो फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज का मेंबर है बच्चों टैपवर्म, है ना, तो ये जो टैपवर्म है देखने में इसकी बॉडी क्या दिख रही है आपको, ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है सेगमेंट्स तो है। लेकिन जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं मेटामरिज्म और ट्रू सेगमेंटेशन, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो टैपवर्म है इट इज नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, या मैं कहूंगा कि
मेटामरिज्म इज एब्सेंट और ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट इन दिस टैपवर्म। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? तो फिर ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामरिज्म है क्या वास्तव में? तो देखो यहां पर एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर रखा है, अच्छे से डेफिनेशन दे ही नहीं रखी है। तो पहले अब यहां पर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन रीड आउट करूंगा, फिर आपको रियल कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये भी मेटामरिज्म है, जो कि नहीं है। प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, है ना। तो देखते हैं, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। इसको हम कहते हैं मेटामरिज्म। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, यदि किसी एनिमल की बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी डिवाइडेड है, पार्टीशंस हैं, और हर एक सेगमेंट में, पार्टीशन में, कंपार्टमेंट में आपको कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन मिल रहा है। मतलब मान लो इस कंपार्टमेंट में जो ऑर्गन है वो इसमें भी मिल रही है, वो इसमें भी मिल रही है, वो इसमें भी मिल रही है, और बाहर से तो डिवीजन यहाँ दिख ही रहा है, और अंदर भी इंटरनली भी यदि बीच बीच में वॉल्स यानी कि पार्टीशन है और हर कंपार्टमेंट में कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन हो रहा है, तो हम कह देंगे वो मेटामरिज्म है। और यदि इस डेफिनेशन को माना जाए तो फिर यहाँ पर भी मेटामरिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन भी है और इंटरनल डिवीजन भी है। बिल्कुल है साहब। तो फिर उस हिसाब से तो टैपवर्म भी मेटामरिकली सेगमेंटेड है, विच इज रॉन्ग। तो फिर वास्तव में ट्रू मेटामरिज्म क्या है? ये चीज ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन हो। कुछ जगह पर आपको एक्सटर्नल दिखता है, कुछ जगह पर इंटरनल दिखता है, कुछ जगह पर दोनों दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर भी मेटामरिज्म है, वी आर मेटामरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। क्या हमारी बॉडी ऐसे 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 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है? नहीं है ना। एक्सटर्नली तो कोई सेगमेंटेशन दिख ही नहीं रहा, लेकिन इंटरनली सेगमेंटेशन कुछ जगह पर हमारी बॉडी में दिखता है। फॉर एग्जांपल, रिब्स का अरेंजमेंट प्रॉपर सीक्वेंस में है, वर्टिब्रा का अरेंजमेंट वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉपर सीक्वेंस में है, वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ हमारी बॉडी मेटामरिकली सेगमेंटेड है। हमारे में इंटरनल सेगमेंटेशन तो कुछ जगह पर दिख जाएगा, एक्सटर्नल नहीं दिखेगा, पहली चीज तो फिर वास्तव में कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या मेटामरिज्म और क्या नहीं है? तो बेटा, मेटामरिज्म का डिसीजन हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी वक्त ये जो आपका मेटामरिज्म है वो भी डिफाइन हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। यदि होना होगा तो तब हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में कि जैसा होने पर हम मेटामरिक सेगमेंटेशन बोले, तो हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों, जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स और नर्व्स का ग्रुप अलग से डिफाइंड होता है, फिक्स होता है ना। जैसे मैं पेन फिजिशियन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूं बच्चों। एज अ पेन फिजिशियन में जो स्पाइन से रिलेटेड पेन प्रॉब्लम्स होती है उनको भी ट्रीट करता हूं। अब उसमें जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मेरे पास आती है स्पाइन से रिलेटेड, वो क्या आती है? लो बैक पेन, निचली कमर में दर्द होता है, प्लस ये पेन दोनों पैरों में स्प्रेड भी होता है। ऐसे पेशेंट्स खूब आते हैं। आम भाषा में इसको लोग आजकल शायटिका भी बोलते हैं, साइटिका भी बोलते हैं, है ना। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी बोलते हैं बच्चों, ये बोला जाता है इसको। अब इसको आप समझो, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है बच्चों, वो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ नेक से लेकर पूरी यहाँ हिप तक एक्सटेंड हो रही है, और इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड को आप समझ सकते हो नर्वस टिश्यू की एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर नर्व्स किसमें जा रही है? हमारी पूरी बॉडी में, हमारे एब्डोमेन वाले पार्ट, थोरेक्स वाले पार्ट, बैक वाले पार्ट, हमारे अपर लिम्स, हमारे लोअर लिम्स, इनफैक्ट यहां पर भी जा रही, पीछे भी जा रही। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो, लेकिन इस स्पाइन से किस पार्ट में कौन सी नर्व जाएगी ये फिक्स है। जैसे नेक वाले पार्ट से जो नर्व्स निकलती है बच्चों, उनको सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हम कहते हैं, वो हाथों में जाती है। लोअर पार्ट से जो निकलती है वो पैरों में जाती है। और ये जो फिक्स हो गया है ना कि हाँ कि भाई लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व जो है, लोअर स्पाइनल नर्व जो वो पैरों में जाएगी, जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो वो हाथों में जाएगी, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में डिसाइड हो गया था। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डिसाइड हो गया था। तो ये जो सेगमेंटेशन है वास्तव में कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, अलग अलग बॉडी सेगमेंट्स के लिए डिफाइंड ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है, ये यदि एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टैब्लिश हो जाए तो हम कहेंगे सेगमेंटेशन है। फिजिकली सेगमेंटेशन का दिखना जरूरी नहीं होता। हर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्किन को पर्टिकुलर नर्व्स और ब्लड वेसल्स ही हमारे में सप्लाई कर रही है, डिफाइंड है। यदि इस एरिया में कोई दिक्कत है
तो हम बता सकते हैं एज अ डॉक्टर कि कौन सी ब्लड वेसल्स और कौन सी नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फिक्स है अलग अलग सेगमेंट की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। आया सेगमेंटेशन समझ में? तो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामरिज्म एम्ब्रियोनिक लाइफ में डिसाइड हो जाता है, उसके लिए फिजिकल सेगमेंटेशन का दिखना, जो कि एनसीईआरटी ने बोला जरूरी नहीं, लेकिन हाँ हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है एनसीईआरटी की, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइन से बन रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन उठा उठा कर क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो बेटा 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी हमें रटनी है, लेकिन समझते हुए। जो गलत है उसका हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए क्यों गलत है, ताकि मान लो बाई चांस सही वाला ऑप्शन आ गया तो पता तो हो, है ना? तो हम गलत भी याद रखेंगे, सही भी याद रखेंगे। यदि सही ऑप्शन में नहीं हुआ, सिर्फ गलत ही हुआ लेकिन एनसीईआरटी का हुआ, तो उसको सही मानते हुए सही करके आएंगे। आया नहीं आया ये सही गलत समझ में, है ना? कुछ के तो ऊपर से निकल गया होगा। तो मेटामरिज्म इज क्लियर। अब किस किस के अंदर मिलता है वो याद रख लेना। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है अर्थवर्म, आपको 3 एग्जाम्पल्स याद रखने बच्चों। ये जो मेटामरिज्म है 3 जगह पर देखने को मिलेगा, 3 फाइलम में देखने को मिलता है। एक फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा में अर्थवर्म आ जाता है बच्चों। यहां पर आपको एक्सटर्नल डिवीजन भी मिलेगा, अर्थवर्म में बाहर से भी डिवीजन मिलता है और इंटरनल भी होता है। तो एनेलिडा के अंदर बोथ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों देखने को मिल जाते हैं अपने को। दूसरा फाइलम है बच्चों अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में आप याद रख सकते हो कॉकरोच, सेंटीपीड, मिलीपीड। तो आपने देखा होगा ये जो अर्थ्रोपोडा होते हैं इनमें एक्सटर्नली बॉडी डिवाइडेड होती है, तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो होता है लेकिन इनमें इंटरनल डिवीजन नहीं होता बच्चों, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होता है ना? और तीसरे हम यानी कि फाइलम कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा, और हमारे में एक्सटर्नली सेगमेंटेशन नहीं दिखता लेकिन इंटरनली कुछ जगह पर प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में नहीं होता लेकिन कुछ जगह पर होता है। तो कोई आपसे पूछे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मेटामरिज्म किस में देखने को मिलता है, एनेलिडा या सेगमेंटेशन? मेटामरिज्म तो तीनों में है लेकिन इन तीनों में जो सेगमेंटेशन फिजिकली विजिबल है, जो आंखों से दिख रहा है, उसमें डिफरेंस है। एनेलिडा में हमें दोनों तरह का सेगमेंटेशन दिख जाता है, अर्थ्रोपोडा में सिर्फ बाहर से दिखता है, अंदर नहीं होता, और हमारे अंदर अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, लेकिन तीनों में मेटामरिज्म है, ये याद रखना है बच्चों। लास्ट क्राइटेरिया देखेंगे बच्चों एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम अब बात कर रहे हैं, दैट इज नोटोकोड। अब ये नोटोकोड क्या बला है साहब, ये भी देख लेते हैं अपन, है ना? यहां तक तो सारी चीजें हो गई, डायग्राम्स अपन ने देख लिए भाई अभी तक एनसीईआरटी के। ये जर्म लेयर का डायग्राम है, सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सीरोम का डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया है बच्चों। अब लास्टली हम बात कर लेंगे किसकी, नोटोकोड की, है ना? अभी नोटोकोड क्या स्ट्रक्चर है भाई? तो नोटोकोड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड rod like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. तो अभी अपन ने किसकी बात करी थी, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम की करी थी ना बात बच्चों। हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो नर्वस टिश्यू की एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको बाहर से कौन प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी इसको सराउंड करके रखती है, इसी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करती है। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है बच्चों हमारी, ये किससे बनी है? ये रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम बनती है नोटोकोड से। जब हम हमारी मदर के यूट्रस के अंदर एज एन एम्ब्रियो डेवलप हो रहे थे, उस वक्त हमारे अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनी थी शुरुआत में मेसोडर्म जर्म लेयर से। किससे बनती है नोटोकोड? मेसोडर्म जर्म लेयर से बनती है बच्चों, है ना? मेसोडर्म जर्म लेयर से बना हुआ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है डोर्सल बॉडी पार्ट में, डोर्सल सरफेस की तरफ। देखो आगे का सरफेस वेंट्रल सरफेस, पीछे का सरफेस डोर्सल सरफेस। वर्टेब्रल कॉलम पीछे की तरफ होती है, तो ये नोटोकोड भी किधर की तरफ बनेगी, डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी की तरफ, और बाद में ये नोटोकोड क्या बनाती है, वर्टेब्रल कॉलम बनाती है। जिन एनिमल्स में ये नोटोकोड लाइफ के किसी भी फेज में यदि प्रेजेंट है, यदि एक बार बन रही है नोटोकोड, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, फाइलम कोर्डेटा। साथ में कुछ और फीचर्स का होना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी यदि नोटोकोड है तो आएगा तो वो फाइलम कोर्डेटा के अंदर। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो वो सारे एनिमल्स जिनमें ये नोटोकोड होती है, जिसे बाद में वर्टेब्रल कॉलम बनती है, उनको हम कोडेट्स कहते हैं। तो एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट्स एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज नॉन कोडेट्स। तो बेटा अपन ने 11 फाइलम की बात करी थी, यहाँ पर अगेन गड़बड़ कर दी एनसीईआरटी ने, एकाइनोडर्मेटा की जगह यहाँ पर होना चाहिए था हेमिकोडेटा। तो फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम हेमिकोडेटा तक सब नॉन कोडेट्स, इनमें नोटोकोड नहीं होती। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, ये 10 फाइला ऐसे हैं जिनमें आपको नोटोकोड नहीं मिलेगी। दीज आर कॉल्ड एज नॉन कोडेट्स।
और जो लास्ट फाइलम है कॉर्डेट, सिर्फ उसी के मेंबर्स में आपको नोटोकॉर्ड मिलती है। इनफैक्ट ये क्लासिफिकेशन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट है ही नोटोकॉर्ड के बेसिस पर बच्चों। आया या नहीं आया समझ में? अब सिलोम में, सिलोम के अंदर बच्चों में 2 टर्म्स और आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे, मैं वहां पर बताने वाला था लेकिन उस समय मैंने अभी स्किप कर दिया। मैंने कहा आगे पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो बच्चों जिन एनिमल्स में ट्रू सिलोम मिलती है, 6 फाइलम में मिलती है ट्रू सिलोम। मैंने बोला था ट्रू सिलोम कहां से स्टार्ट होती है? एनेलिडा से। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांड्रोमेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, 6 में ट्रू सिलोम मिलेगी आपको। अब इन 6 में भी ये जो ट्रू सिलोम होती है बच्चों, जो ट्रू सिलोम होती है या सिलोम सिंपल अपन कह सकते हैं, है ना, इस ट्रू सिलोम के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप? एक होता है शाइजोसिलोम और एक होता है बच्चों एंटेरोसिलोम। शाइजोसिलोम एंड एंटेरोसिलोम, है ना। बन जाती है जब पूरी तरह से ट्रू सिलोम, तो आप बनने के बाद दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ये जो 2 अलग अलग नाम अपन दे रहे हैं ट्रू सिलोम को, ये किस बेसिस पे होते हैं कि ये बनती किस तरह से है। बनने का प्रोसेस इन दोनों का अलग अलग होता है। अल्टीमेटली बनने के बाद दोनों सेम दिखती है। अभी सिर्फ सिंपल वे में समझ लो, क्योंकि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा बनती कैसे, आपसे सिर्फ नाम पूछा जाएगा और भाई किस किस में शाइजोसिलोम मिलती, किस में एंटेरोसिलोम। फिर भी याद रह जाए, मेमोरी बनाने के लिए बता रहा हूं, एंटेरो वर्ड रेफर्स टू इंटेस्टाइन। तो एक्चुअली इनके अंदर जो सिलोम बनती है वो एलिमेंट्री केनाल की आउट पाउचिंग से बनती है। पहले एलिमेंट्री केनाल से एक होलो पाउच निकलता है और वो एक्सपेंड होकर कैविटी बनाता है और दोनों तरफ मेसोडर्म जर्म लेयर की कवरिंग होती है, तो इसलिए ट्रू सिलोम होती है ना। जिनमें ऐसा नहीं होता उनमें शाइजोसिलोम होती है। ऐसे याद रख लो, सिंपल। आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखना है, जो 6 फाइलम अभी अपन ने देखे थे उनमें से किनमें शाइजो है, किनमें एंटेरो है। तो जो पहले के 3 फाइलम है, एनलिडा से ट्रू सिलोम चालू हो रही है, तो पहले 3 जिनमें सिलोम मिलती है कौन कौन से? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, जो पहले 3 फाइलम हैं। इन पहले 3 फाइलम में, पहले 3 फाइलम ऑफ ट्रू सिलोम, तो ट्रू सिलोम मिलने वाले जो फाइला हैं उनमें पहले 3 में शाइजो मिलती है और लास्ट की जो 3 हैं बच्चों कौन कौन से? एक काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड लास्ट फाइलम कोडेटा। इन तीनों में कौन सी ट्रू सिलोम मिलेगी बच्चों? एंटेरोसिलोम ट्रू सिलोम मिलती है। क्लियर है ना। तो इसी के साथ बच्चों जो पहला हम कह सकते हैं टॉपिक था एनिमल किंगडम का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था बच्चों, कल भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, आज भी बहुत सारी चीजें बताई है, एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें बताई है। तो बेटा ये सारी चीजें नोट्स के अंदर अब ऐड कर लेना, है ना। नोट्स मिल जाएंगे आपको, यदि नहीं मिले होंगे तो क्वेश्चंस रखें, पढ़ते रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो एनिमल किंगडम का होगा वहां से अब एक एक करके हम फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस अब एनसीईआरटी को कवर करने पे है पहले, फिर बाद में एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे। तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे रखी है सारे फाइलम में, पहले हम बहुत डिटेल में भर भर के पढ़ाते थे एनिमल किंगडम में, एक फाइलम 2-2 लेक्चर तक चलता था, बट अब एक लेक्चर में आराम से हम 2-2, 3-3 फाइलम कवर कर लेंगे बच्चों। तो एनिमल किंगडम अगले 4 से 5 लेक्चर में अपना कंप्लीट आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की बच्चों, है ना। और फिर उसके बाद हम पैरेलल में स्टार्ट करेंगे प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, दोनों ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों साथ में चालू करेंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और उधर से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट से दोनों पहले ज्यादा वेटेज वाली यूनिट्स निपटाएंगे बच्चों। और उधर 12th में पहली यूनिट पहले कंप्लीट करनी है अपने को, 2 चैप्टर्स हो गए ऑलमोस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है कल, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ निपटाएंगे और फिर नेक्स्ट यूनिट को उठाएंगे बच्चों। वो अपन डिसाइड कर लेंगे कौन सी यूनिट उठानी है अपने को, है ना। अगेन वहां पर भी पहले जो ज्यादा वेटेज वाली यूनिट है उनको पहले डील किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो भाई डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे पूछ लेना। यहाँ पर मैंने कहा था पूछने के लिए बोल रखा है, यहाँ पर आज कोई डाउट अराइज नहीं हुआ है आप लोगों की तरफ से, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सारी चीजें समझ में आई है। ऐसे समझते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो बच्चों। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटेन मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।